नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज प्रोफेसर अभय दुबे साहब फिर से हमारे साथ हैं। सर, आज इस हफ्ते की बड़ी खबर है कि वो लोकसभा का जो बचा हुआ बजट सत्र है वो चल रहा है। इस बीच सर जो ज्यादा एक्टिव स्टेट है उस समय तमिलनाडु हो गया है। तमिलनाडु में दो तीन मुद्दे बहुत तेजी से चल रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो डिलिमिटेशन का है। हालांकि डिलिमिटेशन की बात अभी बाद की है, क्योंकि जब अभी जनगणना होगी तब उसके बाद एक फॉर्मूला होगा कि पर कितनी जनसंख्या पे एक लोकसभा की सीटें होंगी। लेकिन ये बात भी तय है कि आबादी का जो भी रेशियो डिसाइड होगा उसमें तमिलनाडु की सीटें उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगी जिस प्रोपोर्शन में हिंदी हार्टलैंड की सीटें बढ़ेंगी। वो एक जरूर चिंता का विषय है, और वो एज तमिलनाडु या साउथ इंडियन स्टेट किसी की भी चिंता हो सकती है। हमने अपने यहाँ काबू रखा है, आबादी धीरे बढ़ी है, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम किया जा रहा है। लेकिन सर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो एक वहां पे भाषा का सवाल है। भाषा को लेकर के तमिलनाडु हमेशा से बहुत ही सेंसिटिव रहा है। आजादी के पहले संविधान सभा में वो अपनी तमिल भाषा को बहुत ही प्रिजर्व कर रखते हैं, उसके लिए काफी वो संवेदनशील हैं। लेकिन बीजेपी जिस ढंग से उसको हैंडल कर रही है, वहां पे तीन भाषा की वो एक पद्धति ले आए हैं कि नहीं, हिंदी भी उसमें होना चाहिए। कल आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान सुना, वो जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, और स्टालिन इस समय लेकर के काफी एग्रेसिव हैं। सर, ये मैं जरा समझना चाह रहा हूँ तमिलनाडु की राजनीति किस तरफ जा रही है, डिलिमिटेशन, भाषा का सवाल, इन सब को लेकर के। सर देखिए, अगर इसी तरीके से चलता रहा और सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो जल्दी ही वो समय आ सकता है जबकि तमिलनाडु के नेतृत्व में सारे दक्षिण भारतीय राज्य जो है वो केंद्र के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और यहाँ केंद्र जो है वो उत्तर भारत का नुमाइंदा बन जाएगा। दक्षिण भारत के तमाम राज्य कहेंगे केंद्र जो है वो उत्तर भारत का नुमाइंदा है और वो दक्षिण भारत को सता रहा है, भाषा के सवाल पे सता रहा है, डिलिमिटेशन के सवाल पे सता रहा है। ये सीन बन जाएगा। ये वो सीन है जो 60 के दशक में बना था। 60 के दशक में तमिलनाडु में हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हुए तमिलनाडु में एक हिंसक हिंदी विरोधी आंदोलन चला था, काफी हिंसक था वो। और उस आंदोलन का नेतृत्व किया था करुणानिधि ने, स्टालिन के पिता ने। करुणानिधि उन दोनों युवा नेता हुआ करते थे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होते थे CN अन्नादुरई, जो कि द्रविड़ राजनीतिक आंदोलन के संस्थापक थे। तो उसमें 60 से ज्यादा लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। मतलब इतना उत्पात हुआ था उस आंदोलन के दौरान, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी एक हकीकत है जिसको पब्लिक इंडिया के दर्शकों के सामने लाना जरूरी है कि उतने हिंसक आंदोलन के बावजूद तमिलनाडु में, मद्रास में जितनी भी हिंदी प्रचारणी सभाएं थी, जो गांधी जी की स्थापित की हुई संस्था थी, उसके दफ्तरों पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया। और अन्नादुरई का रिकॉर्ड पे वक्तव्य है, उन्होंने कहा था हिंदी के विरोधी नहीं है, हिंदी को थोपने के विरोधी हैं। ठीक वैसा ही बयान स्टालिन ने भी दिया है कि हम हिंदी के विरोधी नहीं है, हिंदी को थोपने के विरोधी है। समस्या क्या है कि साथ में 60 के ही दशक में एक जोड़ तोड़ करके एक फार्मूला तैयार किया गया था, इसका नाम था त्रिभाषा सूत्र। अच्छा, अब वो त्रिभाषा सूत्र जो है वो दौलत सिंह कोठारी ने तैयार किया था, जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उसके आधार पर, कोठारी कमीशन की कई सिफारिशों के आधार पर आज तक भारत में शिक्षा नीति चलती है। अच्छा, उसी फार्मूले को बार बार हर नई शिक्षा नीति में स्वीकार किया जाता रहा। ये जिस शिक्षा नीति को भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के गले उतारना चाहती है, खासतौर से तमिलनाडु के गले उतारना चाहती है, उसमें भी इसी त्रिभाषा सूत्र के ऊपर जोर दिया गया था। अच्छा, अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि त्रिभाषा सूत्र ये कहता है कि उत्तर भारत में लोग हिंदी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, और एक दक्षिण भारतीय भाषा प्राथमिकता तमिल को दी जाएगी, वो सीखेंगे। व्यवहारिक स्थिति यह है कि पूरे उत्तर भारत में, पूरे हिंदी भाषी इलाके में कोई तमिल नहीं सीखता। एक छात्र भी नहीं मिलेगा आपको तमिल सीखते हुए। तीसरी भाषा के नाम पर लोग संस्कृत ले लेते हैं। मुसलमान छात्र जो होते हैं वो उर्दू ले लेते हैं, हिंदी के छात्र जो है वो संस्कृत ले लेते हैं। ये स्थिति है। तो जो मकसद था त्रिभाषा सूत्र का, वो उत्तर में आकर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। दक्षिण भारत में त्रिभाषा सूत्र का मकसद ये था कि लोग हिंदी सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे, और एक क्षेत्रीय भाषा, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो तेलुगु हो, वो सीखेंगे। वहां पे तमिलनाडु ने यह किया है कि उसने त्रिभाषा सूत्र को मानने से इनकारी कर दिया है। वो केवल दो भाषाएं सिखा रहा है अपने यहां। वो लोग तमिल सिखा रहे हैं और अंग्रेजी सिखा रहे हैं।
जो केंद्र सरकार के विद्यालय हैं वो त्रिभाषा सूत्र लागू करते हैं, और निजी क्षेत्र के जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं वो हिंदी भी सिखाते हैं। तो इस तरह करके तमिलनाडु में चल रहा है, और तमिलनाडु का मानना यह है कि उसका तरीका जो है वो ज्यादा कामयाब है। जो शैक्षिक परिणाम आए हैं वो तमिलनाडु के उत्तर भारत से बेहतर हैं। वहां पे शिक्षा का स्तर बेहतर है, छात्र ज्यादा योग्य होते हैं, ये है। अच्छा, इस पूरे मसले की जड़ में एक व्यवहारिक बात है, इसका जिक्र नहीं किया जाता। वो व्यवहारिक बात यह है कि यूपीएससी यानी जो ब्यूरोक्रेसी का सर्वोच्च इम्तिहान है, उस इम्तिहान में अगर अंग्रेजी अनिवार्य नहीं रहेगी और अंग्रेजी की जगह हिंदी लेती जाएगी, तो उस इम्तिहान में तमिल छात्र जो हैं, यानी तमिल अभ्यर्थी जो है यूपीएससी के, वो पिछड़ते जाएंगे। ये सवाल 60 के दशक से ही है पूरा का पूरा, इसको कोई कहता नहीं है। असली बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी में देश को चलाने वाली अधिकारी तंत्र में तमिलों की आमतौर पर और खास तौर से दक्षिण भारतीयों की उपस्थिति कितनी होगी? क्या हिंदी में इम्तिहान लिए जाने से या हिंदी को प्रधानता दिए जाने से इसमें उत्तर भारत के लोग वो हावी होते नहीं चले जाएंगे? ये उन लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि तमिल की रक्षा के लिए एकजुट हो जाओ। दरअसल तमिल के ऊपर कोई आक्रमण नहीं है, तमिल के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। तमिल तो तमिलनाडु से बाहर पढ़ाई नहीं जाती, तमिल तो मलयालम के लोग भी नहीं पढ़ते, आंध्र प्रदेश के लोग भी तमिल नहीं पढ़ते, कर्नाटक के लोग भी तमिल नहीं पढ़ते। थोड़ा बहुत दक्षिण भारतीय भाषाओं में आपस में एक तरह का सहोदर स्थिति है उसकी संरचना में उनकी, इसलिए वो तमिल को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं या टूटा फूटा बोल भी लेते होंगे, लेकिन वो इस सख्ती के साथ वो तमिलनाडु की भाषा है। जरूरी नहीं है कि मलयालम भाषी जो है वो तमिल में उतना ही कुशल हो जितना कि तमिलनाडु वाला अपनी भाषा में कुशल होता है। तो तमिल के ऊपर कोई संकट नहीं है। दरअसल संकट ये है कि भारत में जो ब्यूरोक्रेसी की लैंग्वेज है वो मुख्य तौर पर अंग्रेजी होनी चाहिए, उसमें हिंदी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, और हिंदी को अगर वहां पढ़ाया जाएगा तो उस बात पे उनको आपत्ति है। असली बात यह है। अब उसमें साथ में यह है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाजार का बहुत विस्तार हुआ है। तो तमिलनाडु के लोग जो उत्तर भारत में नौकरी करना, मान लो किसी आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी आपको उत्तर भारत में पोस्ट कर देगी। उत्तर भारत में आप चलेंगे ही नहीं अगर आपको हिंदी नहीं आती होगी, आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ होगा तो बहुत से लोगों में हिंदी सीखने की वहां इच्छा भी है, लेकिन ये राजनीति जो है ना, द्रविड़ राजनीति जो है, उसको नकारती भी है। अच्छा, इन बारीकियों को और इन संवेदनाओं को समझे बिना भारतीय जनता पार्टी धमकी भरे लहजे में ये कह रही है कि आप जो नई शिक्षा नीति है जिसने त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया है, वो उसको लागू करना आपका संवैधानिक दायित्व है। इसको मानने से तमिलनाडु ने इनकार कर दिया है। तमिलनाडु ने कह दिया है कि इसमें ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, ये आपकी सरकार की शिक्षा नीति है। जब सरकार बदल जाएगी तो आप शिक्षा नीति फिर बदल सकती है, हम इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो भाजपा सरकार आने के बहुत साल से वो लोग त्रिभाषा सूत्र को नहीं मान रहे हैं, वो 2 भाषाएं ही पढ़ा रहे हैं अपने यहाँ। तो इस बात को समझे बिना धर्मेंद्र प्रधान जोर जबरदस्ती धमकी भरे लहजे में उनके ऊपर ये लागू करना चाहते हैं। चूंकि उन्होंने त्रिभाषा सूत्र मानने से इनकार कर दिया तो उनको जो शिक्षा के आधार पर केंद्र जो बड़ी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम देता था, अनुदान देता था, उस अनुदान को उन्होंने रोक दिया। जैसे झगड़ा वहीं शुरू हुआ, वो पैसा रोक दिया गया, उनको पैसा रोक देने से विवाद शुरू हो गया। अच्छा, अब इस तरह की बातें की जा रही हैं। अमित शाह कहते हैं उनसे कि आप अगर आप तमिल के इतने बड़े हिमायती हैं तो मेडिकल की पढ़ाई और यूपीएससी की पढ़ाई जो है वो तमिल में करवाइए, अंग्रेजी में करने की बजाय। मतलब इस प्रकार की चुनौतियां उनके सामने फेंक रहे हैं। इस तरह की चुनौतियां देने से समस्या हल नहीं होगी। अगर वास्तव में इनको तमिल से इतना प्रेम है अमित शाह को कि तमिल में ही यूपीएससी की पढ़ाई हो, तमिल में ही एमबीबीएस की पढ़ाई हो, तमिल में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अगर वास्तव में ये चाहते हैं तो उससे तमिलनाडु से ठीक से बातचीत करनी पड़ेगी। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनौती फेंकने के अंदाज में ये नहीं होगा। जी सर, एक बात जो मुझे समझ में आ रही है कि देखिए अल्टीमेटली तो ये सारा पॉलिटिक्स है। वो भाजपा बहुत दिनों से तमिलनाडु में घुसने की कोशिश कर रही है।
तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। स्टालिन भी शायद वही कर रहे होंगे, भाई वो अपना एक भाषा के नाम पे ही तमिलियंस को जोड़ करके रखे। लेकिन सर जो एक दूसरी थियरी है, लोग बता रहे हैं कि जो भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील है या जो भाषा के नाम पे पोलराइज होते हैं, वो काफी कुछ जो सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु है, जो दक्षिण तमिलनाडु है, वहां पे ज्यादा लोग हैं जो कि श्रीलंका के करीब हैं या इस ढंग के जो सोचते हैं। बाकी जो ऊपर का तमिलनाडु है वो शायद उस ढंग से तमिल को लेकर के उतने सेंसिटिव नहीं है। तमिलियंस है, तमिल बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन शायद उस ढंग से राजनीतिक रूप से उससे प्रेरित नहीं होते इस वाले मूवमेंट से। तो शायद भाजपा की कहीं ये रणनीति हो कि इसी भाषा के मुद्दे पे तमिलनाडु में दो फैक्शन हो जाए कि तमिल भाषा को लेकर इतना झगड़ा ठीक नहीं है केंद्र सरकार से। भाजपा की रणनीति कामयाब हो सकती थी, लेकिन इस मुद्दे के साथ में परिसीमन का मुद्दा भी जुड़ गया है, इसलिए इस मुद्दे ने दूसरा रूप ले लिया है। इस मुद्दे के दो हिस्से हो गए हैं। एक तो भाषा का मुद्दा है जो कि सांस्कृतिक सवाल है। सांस्कृतिक सवाल होने के साथ साथ में वो व्यवहारिक प्रश्न, ब्यूरोक्रेसी में अपनी उपस्थिति कायम रखने का सवाल भी है। इसी के साथ में राजनीतिक नुमाइंदगी का, प्रतिनिधित्व का सवाल भी जुड़ गया है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हमारी संख्या कम हो जाएगी संसद में, संसद की संरचना कैसे होगी। ये दोनों सवाल अगर केवल भाषा का सवाल ही होता तो हो सकता है कि भाजपा की ये तिकड़म थोड़ी बहुत कामयाब होते हुए कहीं दिखाई पड़ती, लेकिन सिर्फ ये भाषा का सवाल नहीं रह गया है। दोनों सवाल एक साथ पॉलिटिक्स में प्रोसेस हो रहे हैं। ये भी इन्हीं की गलती है, भाजपा वालों की। भाजपा वालों का जो साउथ इंडियन प्रोजेक्ट है कि किस तरीके से हम कर्नाटक की सीमाओं को तोड़कर कर्नाटक में सीमित होकर रह गई है भाजपा, केरल की तरफ और तमिलनाडु की तरफ बढ़े, तो वो प्रोजेक्ट ना, इससे और उसको नुकसान होने वाला है। देखिए, भाजपा कई जगहों पर अपने विचारधारात्मक आग्रहों के कारण अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मारती है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मणिपुर है। मणिपुर की राजनीति में भाजपा पूरी तरीके से हावी हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो वहां पर हिंदू बहुसंख्यकवादी फार्मूला जब उन्होंने जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की और अल्पसंख्यक मैतेइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यक कुकियों के खिलाफ हिंदू राष्ट्रवाद के झंडे के तले मैतेइयों को संगठित करके उनके खिलाफ एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में हिंसक तरीके से उतारा, उसका नतीजा क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान हुआ। और वहां भाजपा का किसी भी एमएलए से आप बातचीत कर लीजिए, सब लोग यही कहते हैं कि इस बार तो चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है। इसी डर के कारण वहां सरकार भी गिरी बीजेपी की, यहां तक कि बीजेपी अपना बहुमत होते हुए भी नया मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और राष्ट्रपति शासन लगा देना पड़ा। इसी तरह का तकरीबन नुकसान, और पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा को इसका नुकसान हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा। इसी तरह का नुकसान जो है वो दक्षिण भारत में उनको होगा, क्योंकि भाजपा ये समझते हुए भी नहीं समझ रही है, ऐसी बात नहीं भाजपा समझ नहीं रही हो, कि परिसीमन के साथ भाषा का मसला जुड़ने से वो एक बहुत बड़ा और बहुत ही जटिल किस्म का मामला हो गया है। क्योंकि तमिल के सवाल पे दूसरे प्रांत नहीं साथ में आएंगे, लेकिन परिसीमन का सवाल जुड़ जाने से दूसरे प्रांत भी आ जाएंगे और वो लोग भी इस चक्कर में अपनी अपनी भाषा का झंडा उठाना शुरू कर देंगे। तो ये दक्षिण भारतीय भाषाएं तमिल नहीं रह जाएगी। दक्षिण भारतीय भाषाएं धन प्लस परिसीमन बराबर मुकाबले खड़ा हुआ है उत्तर भारत की नुमाइंदगी तथाकथित रूप से उत्तर भारत की नुमाइंदगी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ। और इस मामले में जो एनडीए के दूसरे घटक हैं वो भी कोई भाजपा के साथ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो है एनडीए के घटक जरूर हैं, लेकिन इस सवाल पे कोई उन्होंने भाजपा का खुल के समर्थन तो किया नहीं है, क्योंकि परिसीमन के सवाल में धक्का उनको भी लगेगा। मैं सर वही पूछना चाह रहा था कि जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं वो इस समय चंद्रबाबू नायडू होंगे साउथ इंडिया में, और अगर इस टाइप का दक्षिण स्टेट्स का, दक्षिण के राज्यों का एक गुट बनता है, उस समय चंद्रबाबू नायडू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्या भाजपा अफोर्ड कर सकती है कि वो चंद्रबाबू नायडू को नाराज करे, क्योंकि उनके जो 3 इंपॉर्टेंट सहयोगी हैं उसमें एक चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है और एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं, उनकी खटपट वहां चल रही है। बचते हैं नीतीश कुमार जिनके पास 12 एमपी हैं। 16 एमपी वाले चंद्रबाबू नायडू को क्या सर नाराज करना अफोर्ड कर सकती है भाजपा? देखिए, महाराष्ट्र में भी मराठी का मसला फंस गया है जी। महाराष्ट्र में भी देखिए, अभी तक महाराष्ट्र ऐसी कोई आवाज नहीं आती थी। आमतौर पर माना जाता था कि जो नेशनल आइडेंटिटी है, राष्ट्रीय अस्मिता है, उसमें मराठी अस्मिता बहुत सहज रूप से उसके साथ घुल मिल जाती है। लेकिन वहां भी उद्धव ठाकरे में और लोग जैसे उद्धव ठाकरे ने घोषित किया कि भाई बंबई की मांग की और घोषित किया कि मुंबई की भाषा जो है वो मराठी घोषित कर दी जानी चाहिए,
हैं? वैसे ही दूसरी तरफ से ये कहा जाने लगा कि बंबई का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो गुजराती बोलता है, आप कैसे किसी को मतलब मराठी बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो मराठी मानुस का सवाल वहां बिल्कुल फंस गया। आज के वो ऐसे लेख वेख भी बहसें शुरू हो गई। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबा लेख प्रकाशित हुआ है। अच्छा, ये सब भाजपा भाषा के मसले को अगर नहीं संभाल पाई तो अकेले ये मसला ही भारतीय जनता पार्टी को तबाह बर्बाद कर सकता है। इस मसले से जवाहरलाल नेहरू तबाह बर्बाद होते होते बचे थे, बड़ी मुश्किल से निकले थे इस चक्कर से, जबकि उन लोगों की साख बहुत ऊंची थी उस वक्त। जिस वक्त 60 के दशक में वहां पे विवाद हो रहा था, तो उस वक्त तमिलनाडु में कांग्रेस बहुत शक्तिशाली पार्टी थी। तो ये स्थिति है, भाजपा समझ नहीं रही है इस बात को। देखिए, मराठी के सवाल पर अगर जज्बात भड़क गए, तमिल के सवाल पर भड़क ही चुके हैं जज्बात, अगर और दूसरे मुद्दों पर भी इस तरह के जज्बात भड़क गए तो इनको कहा जाएगा कि ये सब गुजराती लोग जो है ना, सारे देश को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, ये बात पैदा हो जाएगी। ये सब बातें कुल मिलाकर राष्ट्रीय एकता को बहुत मुश्किल में डाल देती हैं। लेकिन सर, जो मुझे लगता है कि भाजपा की जो प्लानिंग है वो, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स नाराज हो जाएं, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि परिसीमन जब होगा तो इतनी सीटें निकलेंगी यहाँ पे यूपी और बिहार से और एमपी और राजस्थान से, इतनी ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। उनमें ही अगर वो 50% 60% का उनका स्ट्राइक रेट हो जाएगा तो उनकी सरकार वहां पे बन जाएगी। और इसीलिए शायद वो निश्चिंत है कि भाजपा का वो साउथ इंडिया अगर नाराज होता है तो होने दो। परिसीमन होना कौन देगा? ऐसा थोड़ी ना है कि भाजपा, इतना थोड़ी ना है कि भाजपा एक तरफा परिसीमन कराती चली जाएगी और जैसा मन में होगा केवल ये आश्वासन देना कि भाई आपकी सीटें नहीं घटेंगी। ठीक है, आपकी सीटें नहीं घटेंगी, लेकिन वहां तो इतनी बढ़ जाएंगी, नॉर्थ में, उत्तर में सारी सीटें बहुत बढ़ जाएंगी। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या जो अनुपात अभी सीटों का है नॉर्थ और साउथ का, प्रश्न ये है कि वो अनुपात रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर उत्तर की सीटें बढ़ती हैं तो उस हिसाब से दक्षिण की भी सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि दक्षिण में आबादी बढ़ी नहीं है। इसीलिए स्टालिन ने फार्मूला दिया है कि 1971 के आधार पर आप परिसीमन कराइए। केंद्र ने इसका कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। केंद्र को चाहिए कि इसके मुकाबले एक समांतर फार्मूला पेश करे कि नहीं, आपकी ये बात सही नहीं है, या आधी सही है, या चौथाई सही है, हम कितनी बात आपकी मानते हैं, हम देखेंगे उसको। जो आबादी बढ़ी हुई है, जो 2021 की जनगणना होगी अब, उसके जो नतीजे आएंगे, उन बढ़ी हुई आबादी के नतीजों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात का है कि देश की जो विविधता है उसमें दक्षिण भारत को, उन राज्यों को जिन राज्यों ने आबादी नियंत्रण अच्छी तरीके से किया है और उसके विकास संबंधी फल भी प्राप्त किए हैं, उन राज्यों को अपवाद स्वरूप मानकर उसके लिए अलग से गणितीय फार्मूला लाना पड़ेगा ताकि वो अनुपात दुरुस्त रहे। केंद्र को चाहिए कि फटाफट वो कवायद करके, वो बौद्धिक कवायद करके वो फार्मूला रखे कि मोटे तौर पर इस फार्मूले के मुताबिक परिसीमन होगा। जितना इस चीज को देर की जाती रहेगी उतना ही ये दूसरे मुद्दों के साथ में जुड़कर पूरे मामले को और पेचीदा बनाता चला जाएगा। देखिए, फिर एक बार हिंसा शुरू हो जाती है तो और समस्या, उसमें बहुत सारी दूसरी ताकतें, नई ताकतें खड़ी हो जाती हैं, दूसरी ताकतें कूद पड़ती हैं उसके अंदर। सबको अपनी अपनी राजनीतिक गोटी लाल करनी होती है, मजा आने लगता है लोगों को उसमें। तो ये इस चीज को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना ही पूरे देश के लिए बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें धर्मेंद्र प्रधान बहुत ही अयोग्य किस्म के, मैं आपत्ति का खतरा उठा के इस बात को कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत ही अयोग्य किस्म के शिक्षा मंत्री हैं। देखिए, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने जो तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी, उसके बाद ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चे लीक होने का मामला आ गया था। उसमें धर्मेंद्र प्रधान का पूरी भूमिका देख लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें पता ही नहीं था उन्हें करना क्या है। अब बयान देते थे, फिर बयान का खंडन करते थे, उनको कुछ नहीं मालूम है। केवल वो एक ऐसी सरकार के जिसके पास 240 सीटें हैं, जिसकी वजह से सरकार का अस्तित्व खतरे में नहीं है, इसके अलावा उनके अंदर कोई उन्होंने अभी तक एक काम ऐसा नहीं किया धर्मेंद्र प्रधान ने जिससे साबित हो कि वो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को चलाने योग्य हैं। जी सर, एक जो ज्यादा अभी और मुद्दा उछल रहा है, वो जो राहुल गांधी ने कल उठाया, वोटर लिस्ट वाला जो एक मामला है कि अचानक से जो इतने वोटर बढ़ जाते हैं, वो मुद्दा उठाते रहते हैं। विपक्षी दल लोग कहा था कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम का मुद्दा ले आते हैं या ये वोटर लिस्ट का मुद्दा लाते हैं। मुझे सर जो समझना है, एक तो क्या है कि ममता बनर्जी ने भी वो मुद्दा उठाया है,
और कल उनके जो सांसद थे उन्होंने भी सपोर्ट किया है कि नहीं नहीं हमारा भी एक ये मसला है, हमारे यहाँ भी इसका होना चाहिए। लेकिन सर जो बात है कि चुनाव आयोग की तरफ से कंप्लीट शांति है, कुछ जवाब नहीं आ रहा है। या तो वो यही कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत ही वाहियात बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, या वो ये जो मांग रहे हैं वो दे दे भाई, ये लीजिए आप जो मांग रहे हैं वो यहाँ पे है, आप मिला करके बताइए। लेकिन वो सर कंप्लीट साइलेंस है। आप सोचिए कि एक एक करके जो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछला प्रश्न दब गया है। जैसे सबसे पहले ईवीएम के ऊपर शक किया गया कि ईवीएम हैक की जा सकती है। फिर वीवीपैट का सामना आया, तो उसमें भी उसके ऊपर जो काला शीशा लगा रहता है उस बात को लेके बहुत आपत्तियां हैं। बहुत मुझे तो कई एक व्यक्ति ने, मैं एक दवा की दुकान पे गया तो वो लोग वहां पर एक किताबिया बांट रहे थे। ये किताबिया मेरे सामने रखी हुई है, देखिए ये रही किताबिया जी। इसमें साफ लिखा हुआ है वोट चोरी ऐसी जो पकड़ी ना जा सके, ईवीएम काले कांच का काला खेल। ये सब अब ये इस तरह का प्रचार जनता में चल रहा है। अच्छा, इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये आया कि जो वोट होते हैं वो पढ़ने के बाद में चुनाव आयोग उनको बढ़ा देता है। पहले राष्ट्रीय औसत उसका 1 से 1.5% हुआ करता था, अब वो बढ़ के 10 से 11% औसत हो गया है उसका। वो एक बहुत बड़ी आपत्ति, इसका अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से माकूल जवाब नहीं आ पाया है। तीसरी आपत्ति यह है कि जब वोट गिने जाते हैं तो जितने पड़े थे उससे ज्यादा या कम निकलते हैं। ये क्यों होता है, इसका भी उनकी तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं हो पाया। अब चौथी और सबसे ताजी आपत्ति यह है कि वोटर लिस्टों में हेरफेर किए जाते हैं और भाजपा उसे बड़े नियोजित तरीके से करती है। एक एक व्यक्ति जो है वो 100-100, 150 अर्जियां देता है। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 एक वोट कटाने के लिए है और एक वोट जोड़ने के लिए है फॉर्म। और जो भाजपा के मंत्री, विधायक, एमपी हैं, उनके पतों से एक एक पते से 35-35 अर्जियां जाती हैं चुनाव आयोग में। आम आदमी पार्टी ने इसका भंडाफोड़ किया और आज तक आम आदमी पार्टी की बात गलत थी, इसका कोई भी इसका ये बात कभी नहीं कही गई भाजपा की तरफ से कि आम आदमी पार्टी ने गलत आरोप लगाया है। वो चुनाव हार गए हो या जीते हो वो अलग बात है, लेकिन उनका आरोप तो अपनी जगह कायम है ना। तो अब आप देखिए चुनाव प्रक्रिया जिसपे कभी कोई संदेह नहीं करता था, 10 साल पहले चुनाव प्रक्रिया पे एक भी संदेह नहीं किया जाता था। लालकृष्ण आडवाणी ने संदेह किया था, लेकिन उस संदेह को भी नजरअंदाज कर दिया था। सब कोई उस संदेह को तरजीह नहीं देता था। अब आप देखिए 10 साल में और खासतौर से पिछले 5 साल में चुनाव प्रक्रिया का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसके ऊपर संदेह ना किया जा रहा हो। इससे भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं इसकी दावेदारी ही संदिग्ध हो गई है और विपक्ष इसके खिलाफ लड़ाई के मोड में आ गया है। संसद में बात उठाई जा रही है, जो नागरिक अधिकार के छोटे छोटे तमाम संगठन है वो इस तरह की पुस्तिकाएं जो है वो लोगों के बीच में बांट रहे हैं और जल्दी ही सड़कों पे ये मामला आना शुरू हो जाएगा। अगर मतदाताओं के बीच में, मतदाताओं के मन में ये बात आ गई कि हम जो वोट डालते हैं उस वोट के साथ में कुछ छेड़छाड़ होती है, गड़बड़ी होती है, हम जिसको वोट देते हैं वहां जाता नहीं है, कहीं और जाता है, या किसी के वोट ज्यादा गिन लिए जाते हैं, हमारे वोट कम गिने जाते हैं, इस प्रकार की भावना आ गई है। पता नहीं हमारा वोट कौन काट देगा, हम जाएंगे वोट डालने के लिए तो वोटर लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं होगा। इस तरह की शिकायतें लगातार बढ़ती जाएंगी। उधर अमेरिका की तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है। एलन मस्क ने कह दिया कि ईवीएम हैक की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि कागज के मतपत्र से वोट डालना जो है वही बेहतर है, ये मशीन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इन सब बातों से माहौल ऐसा बन रहा है कि धीरे धीरे चुनाव कराना लगभग मुश्किल हो जाएगा। लोग चुनाव होगा, लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो लोकतंत्र के प्रति लोगों में बड़ी नाराजगी और क्षोभ पैदा होगा। ये चीजें बहुत घातक हैं सब। ये बिल्कुल जिस तरह से पश्चिम की तरफ ध्यान न देने से राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, इस मसले पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है। जी सर, मैं एक चीज बताना चाहता हूं सर कि हमारे अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक ट्रेनिंग की थी लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की, जो कि गूगल के माध्यम से कराई थी हम लोगों की। उसमें सर उन्होंने ये कहा कि जो, और उसमें इंडिया का भी नाम लिया उन्होंने, कुछ कंट्रीज का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया, जहां पे वो ये कहते हैं कि जो इस टाइप के दक्षिणपंथी सरकारें हैं वो ये चाहती हैं कि लोगों का चुनाव प्रक्रिया से विश्वास उठे। उसके उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, अलग अलग देशों के दिए
वो अलग एग्जाम्पल थे, जैसे कि कहीं कोई पर्ची फेंक देता है, कहीं कोई ईमेल, फर्जी ईमेल कर देता है कि अगर तुम मैं आपका पड़ोसी हूं, अगर आप वोट देने गए तो मैं देख लूंगा। ईवीएम में हो या बैलेट पेपर में हो, वो कुछ एक बताते हैं कि, और होता क्या है कि जो सरकार के समर्थक है वो तो वोट देने जाते हैं, लेकिन बाकी लोग को लगता है कि यार क्या फायदा, वो तो वोट डालोगे ईवीएम में जाएगा भाजपा को ही। तो उस वजह से वो उनको सूट करता है कि वो न डाले। लेकिन उसका सर जो आप बात कह रहे हैं, उन्होंने भी यही बात समझाई कि अगर अल्टीमेटली ये लोगों का जो अपना विचार है या जो गुस्सा है, अगर वो नहीं निकलता है और उनको अपने मैंडेट का परिणाम नहीं दिखता है सही, तो अल्टीमेटली वो सिविल वॉर तक में कन्वर्ट हो सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक बिल्कुल कहा ठीक कि वो कह रहे हैं सिविल आप। वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप बांग्लादेश का उदाहरण देखिए। जी बांग्लादेश में प्रबंधित चुनाव होते थे। हर बार विपक्ष को लगता था कि भाई हमारे वोट हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। नतीजा क्या हुआ? पढ़े लिखे विश्वविद्यालयी छात्रों में असंतोष पनपने लगा, और एक दिन वहां ऐसा विस्फोट हुआ कि वहां पे शेख हसीना को भागना पड़ा। आज वो भारत में रह रही है, बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। वहां पे जो सरकार बनी है वो पता नहीं किस तरह की सरकार है, वो उसको भी डिवोट करना अपने आप में एक समस्या हो गई है। वो सरकार भी अपने पास, मतलब बांग्लादेश पूरी तरह राजनीतिक अस्थिरता के गर्त में चला गया है। श्रीलंका बड़ी मुश्किल से राजनीतिक अस्थिरता के गर्त से निकला है। भारत एक इतना विशाल देश है, एक बार अगर राजनीतिक अस्थिरता हो गई तो वो संभल नहीं पाएगी। बांग्लादेश और श्रीलंका तो छोटे छोटे टापू की तरह हैं भारत के मुकाबले। यहां तो यह है कि अगर आप एक क्षेत्र में अस्थिरता संभालेंगे, पता है दूसरा क्षेत्र कितनी दूर है वहां से। यानी अगर आप लखनऊ से चलें और तमिलनाडु जाएं तो आपको 3.5-4 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ेगी उसमें। तो बहुत मुश्किल है। इतने में तो दुनिया के आप दूसरे कोने में पहुंच सकते हैं। तो ये भारत में जब ये घटनाएं होंगी तो उसके नतीजे मात्रा की दृष्टि से और अंदेशों की दृष्टि से बड़े ही भीषण और भयानक निकलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है कि लोग निराशा में वोट डालने नहीं आएंगे, हमारे विरोधी, हम वोट डाल के अकेले अपनी सरकार को जिता देंगे। लेकिन ये दुधारी तलवार है बिल्कुल। वो ऐसे जीते हुए चुनाव पे कोई भरोसा नहीं करेगा। भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह दुत्कारे जाएंगे, उन्हीं के लिए संकट हो जाएगा। उनकी जो वैधता है, उनकी लेजिटिमेसी है कि वो देश पर शासन कर रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव जीत के आए हैं, जैसे ही वो लेजिटिमेसी खत्म होती है, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो ये तक कहता हूँ भाजपा के कार्यकर्ता निकला करेंगे और लोग छज्जे पे खड़े होंगे अपने बालकनी में, उनकी वो थूकेंगे, भाई इन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। जी, तो आज के लिए इतना ही। बस मुझे इतना कहना है कि जो सबसे बड़ा बाइंडिंग फोर्स है वो भाषा है। लोग भाषा के नाम पे ज्यादा इकट्ठा होते हैं, धर्म के नाम पे उतने शायद नहीं होते, लेकिन भाषा के नाम पे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। तो हम लोग को देखना होगा कि भाषा के नाम पर जोड़ दें आपको कि मुस्लिम लीग के लोग गए वहां पे प्रचार करने के लिए तमिलनाडु में, तो वहां की औरतों ने पूछा कि तुम्हें वो तमिल नहीं बोल पा रहे थे, वो उर्दू बोलते थे। तो औरतों ने पूछा तुम्हें तमिल नहीं आती? उन्होंने नहीं आती, नहीं तो कुरान कैसे पढ़ते हो? वहां कुरान भी तमिल में पढ़ा जाता है। हाँ। मतलब वहां पर कुरान भी तमिल में पढ़ा जाता है। वहां तो आप कुछ कर ही नहीं सकते इसके अलावा। जी, तो हमें आगे देखेंगे राजनीति कैसे आगे बढ़ती है। आज के लिए इतना ही। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।